नमस्कार साथियों। आज ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से लाखों निस्वार्थ और निडर भारतीयों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने न केवल कदम जोड़े, जिन्होंने दिल जोड़े। और ये यात्रा 145 दिन, 4000 किलोमीटर, ये सब आंकड़े आपके पास हैं, लेकिन ये यात्रा मुझे नहीं लगता कि मीलों और किलोमीटरों में नापी जा सकती। ये यात्रा सैकड़ों भाषाएं, लाखों आहें, करोड़ों उम्मीदें, इन सब के रास्ते से होती हुई भारत के दिल में समा गई। ऐसे भारत को जोड़ा गया, ऐसे दिलों को जोड़ा गया। हमारे प्रेरणा स्रोत श्री राहुल गांधी के लिए ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। भारत के लिए यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। ये यात्रा अभी चल रही है। कभी लद्दाख में ये यात्रा दिखाई देती है, कभी मणिपुर में ये यात्रा दिखाई देती है, कभी आजादपुर मंडी में मजदूरों के साथ बैठकर ये यात्रा का आनंद लिया जाता है, कभी मोटर मैकेनिक्स के साथ इस यात्रा के नए नए पहलू दिखाई देते हैं। तो ये यात्रा एक अपनी निरंतरता के लिए भी जानी जाएगी। और कुछ दिनों पहले सुनाई दिया कि विदेशों की कुछ यूनिवर्सिटीज में इस पर पीएचडी तक करने की सोचा जा रहा है कि आखिर कैसे ये यात्रा संभव हुई, क्या इसके मायने थे, क्या इसका उद्देश्य था, और किस तरह का आत्मविश्वास उन लोगों में रहा होगा, उस व्यक्ति में रहा होगा जिसने जिद रखी कि नहीं, मैं पूरा 4000 किलोमीटर चलूंगा और भारत को जोड़ूंगा, जुड़ते हुए देखूंगा। भारत जोड़ो यात्रा का इतिहास स्याही से नहीं लिखा जा सकता, ये पसीने से लिखा गया है। आज जब हम 1 साल पूरा हुआ है भारत जोड़ो यात्रा का, हमें वो सारे नज़ारे, वो दृश्य, वो मंजर याद आते हैं जब बरसात, बर्फ, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, सब कुछ झेलते हुए इस देश को अलग अलग रंगों में हम सब ने देखा। आप सब ने भी देखा। आप में से कुछ लोग, कुछ चेहरे मैं देख रहा हूं जो लगातार चले भारत जोड़ो यात्रा में। आप सबको भी बधाई। और आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को बता पाएंगे कि आप इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा थे। ये बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए। षड्यंत्र बहुत हो रहे हैं, उस वक्त भी हुए थे जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। इसको विफल करने के प्रयास, मीडिया इसको न दिखा सके, वो सारे षड्यंत्र, लेकिन मीडिया ने भी दिखाया, आप लोगों ने भी दिखाया। विफल तो खैर नहीं कर पाए ये लोग, ना कर पाएंगे। तकलीफ किसको थी? एक जुड़ा हुआ भारत किसको परेशान कर सकता है? आज जब 1 साल पूरा हो गया भारत जोड़ो यात्रा को, तो यह सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह सवाल देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, देश के वर्तमान के साथ जुड़ा हुआ है। कौन है वो ताकतें जिनको एक जुड़ा हुआ भारत पसंद नहीं है, जो अब भारत को इंडिया से भिड़वा रहे हैं? कौन है वो ताकतें? सोना हो या गोल्ड हो, हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में, कीमत थोड़ी बदल जाएगी। तो ये जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, इनका चेहरा बेनकाब हम एक राजनीतिक दल हैं, हमें करने की आवश्यकता नहीं है। आप मीडिया हैं, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक भारतवासी इस चेहरे को पहचान चुका है जो भारत को इंडिया से लड़वाना चाहता है। हमारी सबकी जिम्मेदारी, आप सबकी जिम्मेदारी
इन ताकतों को पहचानने की, इनको बेनकाब करने की और भारत और इंडिया को आगे बढ़ाने की है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये एक हम सबके दिलों में बैठ गया है नारा। ये एक तीर्थ यात्रा थी और ये तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। तीर्थ यात्रा हर यात्रा का प्रारंभ होती है, शुरुआत होती है, वो खत्म कभी नहीं होती। हम में से कई लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम इस तीर्थ यात्रा का हिस्सा बने। कुछ राहुल जी की तरह पूरे 4000 किलोमीटर, कुछ मेरी तरह 1100-1200 किलोमीटर, कुछ विनीत भाई की तरह, कुछ संजीव की तरह, कुछ आप सब साथियों की तरह, लेकिन सबको ये अनुभव हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और ये आपको हम वचन देते हैं, यात्रा के आदर्श, यात्रा की प्रेरणा, यात्रा के उद्देश्य निरंतरता में जारी रहेंगे। टुडे इज द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द हिस्टोरिक भारत जोड़ो यात्रा। The man, the leader who inspired thousands of people to participate in this historic moment, Mr. Rahul Gandhi, has continued the yatra even after the yatra has physically come to an end after 4,000 kilometers and 145 days. You have all the data, but this is not a journey which can be measured in miles and kilometers. This is a journey which can be measured in the various dreams, aspirations, tears, smiles, hopes of millions of Indians who communicated with our leaders in different languages, through different expressions. That's how hearts came together, that's how feet came together, that's how hopes came together, that's how India came together, that's how Bharat came together. Even now you can see this journey continues, sometimes in Ladakh, sometimes in Manipur, sometimes in Azadpur Mandi, sometimes in the motor mechanics shop. The idea is to comprehend what is it that unites India, what is it that brings us all together despite our various differences of languages, religions, caste, so on and so forth. That idea will continue. However, there are forces, and there have always been forces that have tried to stop India from uniting, that feel threatened to see a united India. Who are those forces? We don't have to respond to that question. You don't have to find out the answer. Everyone knows the answer. These are the forces that are trying to divide Bharat and India. Can you believe this? Whether you call it gold or sona, the price, the value would not change. Whether you buy petrol from Bharat Petroleum or Indian Oil, per liter the price remains the same. So who are those forces and why are they bent upon dividing India and Bharat? This is a question which every single Indian knows the answer for and will teach these forces a lesson of their lifetime. Every generation has taught these forces a lesson. Whether it was Mahatma Gandhi's generation, whether it was our generation, whether it's this generation, whether it's the next generation. A lot of you journalists participated in this yatra. I can see some of these faces, recognize them who were there all through. We in the Congress party thank you all and congratulate you for being a part of a very important milestone of history. We are told that certain universities abroad are planning to have PhD on Bharat Jodo Yatra, on what inspired Rahul Gandhi to undertake something as difficult as a 4,000 kilometer yatra. Our task is not easy, your task is not easy. We are fighting against resource-rich forces who are out to destroy this country and divide this country. But our slogan is
जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। दिस स्लोगन इंस्पायर्स अस ऑल। योर क्वेश्चंस प्लीज। आप पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, ये इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं होता। यात्रा चल रही है, कभी लद्दाख में दिखती है, कभी मणिपुर में दिखती है, कभी आज़ादपुर मंडी में दिखती है, कभी मोटर मैकेनिक के यहाँ दिखती है। तो यात्रा तो चल रही है। हर प्रदेश में जिला स्तरीय 5 से 6 बजे तक एक पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसकी परिणति एक सभा में होगी। ये हर जिले में ये कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोग जुड़ रहे हैं, जरूरी नहीं है वो हमारी पार्टी के सदस्य हों, लेकिन लोग जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो उस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं हो पाए, तो वो चाहते हैं कि पहली वर्षगांठ हमारे साथ मिलकर मनाएं। इसमें चर्चा हुई, बहुत हमारे कई नेताओं का मन है कि इस तरह की यात्रा हो। अंतिम निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष को लेना होता है, तो निर्णय जब हो जाएगा, अनुमति जब मिल जाएगी, तो आपसे भी जरूर साझा करेंगे। बहुत बड़ा बर्निंग इशू तो चाइना खुद है, तो चलिए अच्छा है, माना उन्होंने कि वो भी एक बर्निंग इशू है। ये हमें कोई नहीं, वो तो चीन का ये ग्लोबल टाइम्स तो 2014 के चुनाव में लगातार लिखता था कि मोदी जी को जीतना चाहिए, मोदी जी के जीतने से चीन को बड़ा लाभ होगा। यही ग्लोबल टाइम्स कहता था 2014 में। मोदी जी जब जीतेंगे तो चीन की कंपनियों को बड़ा लाभ होगा, ये ग्लोबल टाइम्स कहता था चीन का। तो उस ग्लोबल टाइम्स में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। सर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि सनातन धर्म पे विपक्ष को बिफिटिंग रिप्लाई देना चाहिए, प्रॉपर रिस्पांस बीजेपी वाले दे। और उसी पर अब ये राजा बोल दिए कि उदयनिधि ने कम बोला था, HIV है सनातन धर्म और एक वायरस है। जहां तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सवाल है, हम बहुत स्पष्ट तौर पे ये कह चुके हैं और फिर से दोहरा रहे हैं, इस तरह की टिप्पणियों के हम साथ नहीं हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर धर्म को, हर सोच को साथ लेकर चलने की इतिहास रखती है और समझती है कि यह देश एक सतरंगी देश है, सबका जहां एक स्थान है। किसी को कम दिखाना, किसी को ज्यादा दिखाना, न ये संविधान इसकी अनुमति देता है, न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐसी कोई परंपरा है। इसलिए हम इस तरह की टिप्पणियों के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज ऑलवेज बिलीव्ड in Sarva Dharma Samabhav, wherein every religion, every faith has its space. No one can treat any particular faith as less than another faith. Neither the Constitution allows this, nor does the Indian National Congress believe in any of these comments. If you know the history of the Indian National Congress, you will know we've always maintained this, and you will find the same principle in the Constituent Assembly debates. You will find the same principles in the Constitution of India. There can never be a rethink on the Constitution of India as far as the Congress is concerned. On this Sanatan remark by the DMK leaders, you know, you've not condemned, the Congress is not yet condemned. I just their clearly remarks. we said we do not agree with such comments. No, What but do have you want? raised it with your alliance partners? Because they are your alliance partners. There is no need to raise these issues, because we know for a fact each one of our constituents also respects every religion. Now, if you want to twist anybody's remarks, if anybody wants to twist remarks, they are free to do so. It suits the Prime Minister, let him twist those remarks. But every single member of the India Alliance has immense respect for all faiths, for all communities, for all beliefs, for all religions. आप उस चीज को कैसे ट्विस्ट करते हैं वो आप जानिए, कौन कैसे ट्विस्ट करना चाहता है वो आप जानिए। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ना केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडिया अलायंस का हर सदस्य
हर जाति, हर धर्म, हर सोच का उतना ही आदर करता है जितना कि संविधान आदर करता है। इस तरह की हल्की बातें, हल्की टिप्पणियां न हिंदू धर्म इसको स्वीकार करेगा, न भारतवासी इसको स्वीकार करेंगे, न संविधान को मानने वाले लोग इसको स्वीकार करेंगे। पवन जी, एक मामला कानपुर का है। एक छेड़छाड़ की शिकार बालिका थी, जब थाने में शिकायत की, आरोपी को पकड़कर थाने लाया गया। आरोपी के सामने उस पीड़ित बालिका के कपड़े उतराकर उसकी जांच करने के नाम कपड़े उतरा गए। उसकी उसी अवस्था में फोटो खींची गई। कांग्रेस में क्या कहना चाहिए? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में निरंतर आप भी सवाल पूछते रहे हैं और हम भी मुद्दे उठाते रहे हैं, सवाल उठाते रहे हैं। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की भयावह है। राजनीतिक प्राथमिकताएं सरकार की क्या हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जो सड़क पर दिखता है, जो गांव देहात में दिखता है, जो शहरों में दिखता है, उससे ये समझ में आता है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तो कमाल की जवाब दिया इन्होंने साहब। विशेष सत्र का एजेंडा कब क्लियर नहीं हुआ बताएं जरा। कोई असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है तो विपक्ष को बताया जाता है, उससे चर्चा की जाती है कि साहब इन मुद्दों पर विशेष सत्र है। मैं दिल्ली असेंबली, जिसका मैं 15 साल तक सरकार का हिस्सा रहा, तो मैं उसका आपको उदाहरण देता हूं। जब दिल्ली से इंडस्ट्रीज को रिलोकेट करना था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, तब शीला दीक्षित सरकार ने विपक्ष को साथ बैठाकर चर्चा की और तय किया कि एक विशेष सत्र बुलाना होगा जिससे कि हम मिलकर एक आवाज उठाएं और सुप्रीम कोर्ट से कुछ और मोहलत मांगे। ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मिली। जब सीएनजी की गाड़ियां लानी थी और डीजल की गाड़ियां हटानी थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, तब भी एक विशेष सत्र बुलाया गया। दो तो मुझे अभी याद आते हैं, शायद कानून व्यवस्था को लेकर भी एक विशेष सत्र दिल्ली असेंबली में बुलाया था। हर बार जब विशेष सत्र बुलाया जाता है, विपक्ष के साथ एजेंडा साझा किया जाता है। अगर प्रहलाद जोशी को इसका ज्ञान नहीं है तो उसमें मैं आपको क्या जवाब दूं? है कौन? ये क्यों हर जगह अपना कुछ ना कुछ इनको बोलना होता है? पहले इनको कहिए अपना संगठन को रजिस्टर कराएं। ये बाय वन गेट वन फ्री क्यों है? बीजेपी को वोट दो, संघ मुफ्त में मिलता है, ये क्यों है? नंबर एक। नंबर दो, अखंड भारत करने वालों के जो वैचारिक पूर्वज थे, वो गोलवालकर हों, उनकी क्या भूमिका थी भारत के विभाजन में, इस पे हम मोहन भागवत को आमंत्रित करते हैं, आए जरा डिबेट कर लें, चुनौती देते हैं, आइए। या इनके जो वैचारिक पूर्वज थे मुंजे जी, उनकी क्या भूमिका थी भारत के विभाजन को लेकर, उस पर चर्चा कर लें। या इनके जो वैचारिक और राजनीतिक पूर्वज थे हिंदू महासभा, उनकी क्या भूमिका थी 1942 के बाद, जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब ये सरकारों का हिस्सा बने, तब उनकी क्या भूमिका थी। आज भारत में 15-16% मुसलमान इनसे बर्दाश्त नहीं होते। अखंड भारत में 45% होंगे, पूछिए इनसे क्या करेंगे। तो ये बिना सोचे समझे बोलने की इनकी बड़ी पुरानी आदत है। राम माधव कुछ और बोलते हैं अखंड भारत पे आजकल। तो अखंड भारत वाले मुद्दे पर आरएसएस जो है वो खंडित है। अखंड आरएसएस नहीं है इसमें। आरएसएस में भी अलग अलग विचार हैं। वैसे आरएसएस विचार के मामले में नहीं जानी जाती, प्रचार पे जाना जाती है। लेकिन आजकल टीवी पे विचारक भी दिखने लग गए साहब, संघ के विचारक। संघ में विचारक कब से हो गए? संघ में तो सिर्फ प्रचारक होते हैं। चलिए, सोचना शुरू किया इन्होंने। रही बात आरक्षण की, जो पहला प्रहार संविधान पे इन्होंने रखने की कोशिश की, मारने की कोशिश की पिछले हफ्ते,
इंडिया, भारत, ये सारी जो बातें शुरू की इसी हफ्ते, ये प्रहार संविधान की आर्किटेक्चर पर है, ये प्रहार आरक्षण पर है, सीधा सीधा प्रहार आरक्षण पर है। ये बात इन्हें समझ में आई कि पूरा देश समझ रहा है ये क्या कर रहे हैं। ये आपको और मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि ये भारत और इंडिया का विवाद क्यों पैदा किया गया, क्यों आर्टिकल्स लिखवाए जा रहे हैं कि संविधान को रीराइट करना चाहिए, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर को भी, उस पर भी सवालिया निशान क्यों उठाए जा रहे हैं सरकार के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सरकारी इंटेलेक्चुअल्स द्वारा। यह प्रहार बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान की आत्मा पर है, जिस आत्मा में आरक्षण का बहुत स्पष्ट स्थान है। जब यह बात इन्हें चुनौती देकर बताई गई तो मजबूरन इन्हें आज ये सफाई देनी पड़ी, लेकिन इनके दिमाग में ये षड्यंत्र जारी है और ये आज से नहीं चल रहा है। ये षड्यंत्र संविधान जब लिखा जा रहा था, ये षड्यंत्र तब से जारी है। प्रोग्राम में बीजेपी के बारे में कुछ जिक्र किया तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो नीच पार्टी है, इस तरह का। तो बीजेपी एलिगेशन लगा रही है आपकी पार्टी पे और सीएम पे कि आपकी जो सीएम है उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया। बड़े बड़े प्रधानमंत्री, ऐसा छुई मुई प्रधानमंत्री साहब की उनकी पार्टी को कोई कुछ कह दे तो अपमान हो गया। ये इतना डेलिकेट क्यों है हमारे प्रधानमंत्री? क्या बात हो गई? क्यों परेशान हो जाते हैं? इनसे पहले भी जो आते थे ऐसे ही वोट लेकर जीत कर आते थे, और जब वोट नहीं मिलते थे हार जाते थे, लेकिन कोई ऐसा छुई मुई नहीं था कि साहब अरे मेरा अपमान हो गया, मेरा अपमान हो गया। प्रधानमंत्री को कहिए कि थोड़ा मजबूत बन। हम बड़े स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं, कोलार की जो भाषण था अप्रैल 2023 का राहुल गांधी जी का, जिसमें भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संख्या का होना आवश्यक है, जिसमें नीति निर्धारण के लिए समाज के हर वर्ग की संख्या का आभास होना चाहिए। इसलिए जाति जनगणना की बहुत पुरजोर मांग राहुल गांधी ने रखी, और बाकी तमाम नीतियां उसके पश्चात आती हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो जाति जनगणना है। पार्टी के देखने की नहीं है, बात यह है कि देश देख रहा है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, एक रोटेशनल प्रेसिडेंटशिप जो हमारे देश को मिली है, उसमें आपने इवेंट बहुत अच्छा किया है, लेकिन दो महत्वपूर्ण देश राष्ट्राध्यक्ष इसमें नहीं आ रहे हों तो सवाल उठेंगे और जवाब की उम्मीद भी होगी। हमारे विदेश मंत्री बड़े काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, खुद विदेश मंत्रालय में पहले कार्यरत भी थे, आजकल थोड़े बदले बदले नजर आते हैं। उम्मीद है कि अपने विभाग पर भी कुछ कहेंगे। हर जगह हर विषय पे कुछ ना कुछ बोलना उनको अच्छा लगता है, खासतौर पे नसीहत देना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हम उन्हें नसीहत देना चाहते हैं कि साहब जरा, प्रधानमंत्री इतना करोड़ों का खर्चा करके इतने बड़े बड़े आयोजन करें तो आपका एक जिम्मेदारी आपकी बनती है एज अ मिनिस्टर कि आप ये सुनिश्चित करें कि तमाम राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हों और भारत को जो रोटेशनल प्रेसिडेंटशिप हमें मिली है वो उसका कुछ लाभ हो भारत को भी। The rotational presidentship that India has had the honor of getting of G20, very good events being organized at a large scale, but the absence of two very important countries, heads of states, is something which gives rise to a lot of questions and a hope that the Minister of External Affairs will respond to these questions.